हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रीति, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स। और आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपनी सैलरी, वो भी मेरी सैलरी स्लिप के साथ। और एंड ये होने वाली है मेरी लेटेस्ट सैलरी मंथ ऑफ जून 2026। चलो देखते हैं कि 1.5 साल के बाद आफ्टर 3 इंक्रीमेंट मेरी सैलरी कितनी हुई है। आप ये सोच रहे होगे कि 1.5 साल में 3 इंक्रीमेंट कैसे हो सकते हैं। भाई हो सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको। मुझे जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है, जो एवरी ईयर आपकी सैलरी में लगता है, सिर्फ एक ही ऐड हुआ है दिसंबर 2025 में। लेकिन मैंने इंस्ट्रक्टर का एग्जाम निकाल लिया था, तो इसकी वजह से मुझे मिली है 2 एडिशनल इंक्रीमेंट। यस, एंड ये इंक्रीमेंट लगभग होती है 3 से 4% की। जो जैसे जैसे आपका डीए बढ़ता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ता है, जो आपको ईयरली ग्रोथ देती है आपकी सैलरी में। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस जो होता है डीए, जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं, वो भी 3 से 4% ही इंक्रीज होता रहता है। और अभी जो डीए चल रहा है वो है 60% और बेसिक पे। जब आप एज एन ओएस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे तो आपकी बेसिक पे होती है 35,400 एंड आफ्टर फर्स्ट इंक्रीमेंट ये हो गई है 36,500 एंड आफ्टर 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मेरी बेसिक पे हो गई है 38,700। तो सैलरी स्लिप में आपको मेरी सारी डिटेल्स दिख रही होगी। नाम, मेरा डेजिग्नेशन है, ये लेवल 6 की जॉब है। तो डीए के रेट इंक्रीज होते रहते हैं और अभी जो रेट चल रहा है वो है 60% ऑफ बेसिक पे। बेसिकली ये होता है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है कुछ परसेंटेज सरकार बढ़ा देती है, ताकि आप जो महंगाई है उसके अंदर सर्वाइव कर पाओ बेसिकली। तो बेसिक पे का 60% हो गया 23,220 रुपीज। एंड नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीपीटी। तो ये है, आपको पता है कि मेरी पोस्टिंग है वो जयपुर में, जयपुर वाई सिटी है। जो टीपीटी है वो मिलता है 3600 प्लस 600 का जो डीए परसेंटेज, जो हमारा 60% है वो। और एंड ये टोटल हुआ आपका 5760 रुपीज। बेसिकली टीपीटी होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो आप घर से ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, तो गवर्नमेंट जो है उसके भी आपको पैसे देती है। तो इसमें से आप एक चीज जरूर मिस कर रहे होगे, वो है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन मैंने गवर्नमेंट क्वार्टर ले रखा है, तो इसलिए मुझे एचआरए नहीं मिलता है। लेकिन मैं इसकी डिटेल्स आपको बता देती हूँ कि अगर आपने गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं ले रखा है, तो एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो एक्स सिटी, वाई सिटी एंड जेड सिटी के लिए अलग अलग परसेंटेज में होता है। एक्स सिटी में जो अपनी कंट्रीज की बिग सिटी है वो आती है, ये सिर्फ 6-7 ही है, लाइक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जो बड़ी बड़ी सिटीज आती हैं। उनसे जो छोटी सिटीज होती है, या फिर जहां पर रहने का खर्चा जो है वो थोड़ा कम आता है, उनको बोलते हैं वाई सिटीज। एंड देन आता है जेड सिटी, जहां पे बिल्कुल ही कम खर्चा होता है। मतलब सपोज करो आपको 3 से 4 हजार में आपको रूम रेंट पर मिल जाते हैं, या फिर आपका बहुत ही कम खर्चा होता है वहां पर। तो इसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो होता है वो एचआरए प्रोवाइड करवाता है आपको। तो एक्स सिटी जो महंगी होती है उसके लिए है 30% ऑफ बेसिक पे, एंड फॉर वाई सिटी इट इज 20% ऑफ बेसिक पे, एंड जेड सिटी के लिए होता है 10%। इससे पहले ये रेट थे 9, 18 एंड 27, लेकिन ये भी रिवाइज्ड होती रहती है, और अब ये है 10%, 20% एंड 30% ऑफ बेसिक पे। तो अगर मैंने गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं ले रखा होता तो मुझे एचआरए मिलता, 7,740 रुपीज। अगर आप एक्स सिटी लाइक दिल्ली वगैरह में रहते तो आपको एचआरए मिलता 11,610 रुपीज। क्योंकि मैंने गवर्नमेंट क्वार्टर ले रखा है तो मुझे एचआरए नहीं मिलता है। तो ये सारा एमोल्यूमेंट्स जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो मेरा होता है 67,680 रुपीज। लेकिन इतना कुछ नहीं होना है, क्योंकि ये पूरा आपको नहीं मिलता है। इसमें कुछ गवर्नमेंट की रिकवरीज भी होती है, जो गवर्नमेंट आपकी सैलरी से डिडक्ट करती है। तो गवर्नमेंट रिकवरी वाले कॉलम में सबसे पहले आता है CGEGIS। वो है मेरे केस में, उसका डिडक्ट होता है 30 रुपीज। और ये बेसिकली होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जो ये आपकी अगर कभी इंस्टेंटली या सडनली डेथ हो जाती है तो उसमें आपकी फैमिली को ये पैसा मिलता है। इसके लिए मेरी सैलरी से हर मंथ डिडक्ट होता है 30 रुपीज, और लेवल 7 के लिए होता है 60 रुपीज। एंड इसके ऊपर जाते जाते ये अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल एंड बेसिक पे ऑब्वियसली। तो ये आपकी सिक्योरिटी एंड आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए होता है। इससे नेक्स्ट है एम्प्लॉय टियर 1, दैट इज एनपीएस। ये है नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस। एंड एनपीएस में आपका कितना पैसा डिडक्ट होता है, ये होता है आपका बेसिक पे प्लस डीए का 10%। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बीच में एक क्लिप में वॉइस कट हो गई, इसलिए दोबारा ये मुझे छोटी सी क्लिप ऐड करनी पड़ रही है इसमें। तो मेरा जो टोटल एनपीएस कट होता है वो होता है 6,192, और बेसिकली बेसिक पे प्लस डीए का 10% एवरी मंथ आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। एंड ये आपके ही वेलफेयर के लिए होता है। एंड जितना एनपीएस आपका डिडक्ट होता है उसका 140% आपको गवर्नमेंट आपके एनपीएस अकाउंट में ऐड करती है अपनी तरफ से। एवरी मंथ मेरे एनपीएस अकाउंट में 13,000 के समथिंग ऐड होते हैं, जो कि एक सेविंग ही होती है।
और कुछ केसेस में, कुछ रेयर केसेस में आप एनपीएस के पैसे को भी निकाल सकते हो। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप एनपीएस के पैसे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए आपको, क्योंकि यार आप अपनी सैलरी में कुछ सेव कर रहे हो अपनी तरफ से या नहीं कर रहे हो, लेकिन जो आपका ये पैसा सेव हो रहा है वो आपको आफ्टर रिटायरमेंट बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। हमें पता है कि हम ओपीएस में नहीं आते हैं, हमें कोई मंथली पेंशन नहीं मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये जो इकट्ठा पैसा मिलेगा ये आपके आफ्टर रिटायरमेंट काफी काम आने वाले हैं। एंड नेक्स्ट आता है सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देती है। ये स्कीम कैशलेस नहीं है, लेकिन आपका जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, जितना भी उसमें एक्सपेंसेस आया है, आप उसको रिम्बर्स करवा सकते हो। इसमें बस एक छोटा सा लूप होल यही है कि कैशलेस नहीं होने की वजह से आपको बार बार रेफरल लेने पड़ते हैं, बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं हॉस्पिटल्स के। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी फैसिलिटी है। तो सीजीएचएस के लिए मेरे डिडक्ट होते हैं सैलरी से 450 रुपीज एवरी मंथ। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है, आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट इतना ज्यादा महंगा है। अगर आपके घर में या फिर आप भी कभी बीमार पड़ गए, भगवान ना करे कभी बीमार पड़ गए, तो आपकी पूरी लाइफ की सेविंग्स एक बार में ही लग जाएगी। तो अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपकी जो गवर्नमेंट रिकवरीज होती है उसमें आता है लाइसेंस फी। ये बेसिकली आपका टाइप टू टाइप जो आपने क्वार्टर अलॉट हुआ है आपको उस पे वेरी करता है। तो ये मेरा अभी टाइप 3 का ही कट रहा है, जो होता है 450 रुपीज। के बदले आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे आपका प्लम्बर का कोई काम होता है, इलेक्ट्रीशियन का होता है, वो आपको सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी पे कंप्लेन करनी होती है एंड विद इन 1 और 2 डेज आपका वो काम है वो हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आपको ठीक है, आपको बाहर से किसी को बुलाना नहीं पड़ता, आपको फालतू के अपने पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हो तो। एंड नेक्स्ट आता है वाटर चार्ज, 26 रुपीज करते हैं मेरे से। आप गवर्नमेंट कॉलोनी में या फिर गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे होते हो तो आपको ये कुछ फैसिलिटीज मिलती है एंड कुछ मिनिमल अमाउंट ही आपकी सैलरी से एवरी मंथ डिडक्ट होता है। एंड इनकम टैक्स वाले कॉलम में आपको दिख रहा होगा 0 रुपीज। तो यस, जब से टैक्स स्लैब चेंज हुई है, रिवाइज हुई है, उसके बाद से कोई इनकम टैक्स नहीं कट रहा है। टोटल गवर्नमेंट रिकवरी जो है वो है मेरी 7138 रुपीज, जो मेरी सैलरी से डिडक्ट होती है। नेक्स्ट कॉलम में आता है नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज। अगर आप किसी सोसाइटी के मेंबर हो या फिर किसी क्लब के मेंबर हो, लाइक कमेटी टाइप चलता है, इसमें छोटे छोटे जो अमाउंट है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होती रहती है एवरी मंथ। उसके बाद में आपको कुछ बड़ा अमाउंट वन टाइम पे हो जाता है। मेरे केस में ये है कि मैंने गवर्नमेंट क्वार्टर ले रखा है, तो कॉलोनी के जो मेंटेनेंस या फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, और इसमें से ही जो मतलब सुबह जो कचरा लेने आते हैं भैया, उनकी भी जो सैलरी है वो जाती है। मतलब बहुत सारे जो सफाई वाले होते हैं इनकी सैलरी भी इसी में से जाती है। तो इसके लिए मेरे कटते हैं 300 रुपीज। एंड अगर सच में आप भी अपनी सैलरी स्लिप में ये फिगर्स देखना चाहते हो तो मैं अपनी नेट सैलरी बताने से पहले आपको एक बुक रिकमेंड करती हूँ। ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड मैथ्स प्लस रीजनिंग कॉम्बो। ये शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट मैथ्स एंड रीजनिंग की बुक है। मैथ्स की बुक में दिया गया है 300 प्लस ट्रिक्स विद एग्जाम्पल्स एंड 300 प्लस क्वेश्चन टाइप, 20 प्लस न्यू पैटर्न क्वेश्चन एंड 2800 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिससे कैलकुलेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होते हैं। और अभी सीजीएल में सेक्शनल टाइमर आ चुका है, तो मैथ्स एंड रीजनिंग की एक्यूरेसी एंड स्पीड बढ़ाने के लिए ये बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एंड रीजनिंग बुक में हर चैप्टर के कंप्लीटेड कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट टेक्निक्स और लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जिससे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आसान हो जाती है। तो अगर आप सीजीएल 2026 देने वाले हो या फिर सीजीएल 2027 की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन एंड स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। एंड नाउ आई एम बैक टू माई टॉपिक। तो मेरी नेट इन हैंड सैलरी आउट HRA 60,242 रुपीज। तो अब आप मेरे को बताओगे, क्या आप इतनी सैलरी में अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को इनहेंस कर सकते हो या नहीं? आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि अगर आपकी इतनी सैलरी हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी क्या लाइफस्टाइल हो सकती है। या लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको और आपकी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी मिले, प्लस आपकी जॉब स्टेबिलिटी हो, तो आपको दिन रात मेहनत करके एक गवर्नमेंट जॉब अपने लिए जरूर सिक्योर करनी चाहिए। अगर आप इस साल ज्वाइन करने वाले हो डिपार्टमेंट या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने वाले हो, तो 8th पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी में काफी बड़ा चेंज आएगा, आपकी सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे ही मोटिवेटिंग वीडियोस आपको चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ओके, बाय बाय।